देखो, आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर पढ़ा था। एक इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स और एक हमने पढ़ा था चार्ज एंड साथ में उसका पोटेंशियल, जिसमें कैपेसिटर वगैरह हम लोगों ने देखा था। अब इन चीजों में समझोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स बहुत मायने रखता है। यहाँ पे हम लोग असल में पढ़े क्या थे ना, चार्ज के बारे में। चार्ज यहाँ पे रहेगा रेस्ट, यानी स्टैटिक होगा। याद रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग हमेशा चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि वो रेस्ट में है, या फिर यूं कहो कि वो स्टैटिक है। और स्टैटिक में केवल और केवल मात्र फोर्स के बारे में ही अध्ययन किए थे। ये कभी भी चार्ज अगर रेस्ट में है तो करंट क्रिएट नहीं कर सकता है। अभी जो हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज करेगा क्या? फ्लो। और जब वो फ्लो करेगा तो वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा का पूरा टॉपिक किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज का मोशन के ऊपर। और मोशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट और उसके डाइवर्स टाइप्स जो भी है उसका स्टडी करना ना। अब यहाँ पे ये समझो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज तो फ्लो हो रहा है। इस हिसाब से चार्ज का फ्लो के हिसाब से हम लोग मैटर को साधारणतः दो वर्गों में बांटते हैं। एक क्या होता है? कंडक्टर। और एक क्या होता है? इंसुलेटर। चार्ज फ्लो के आधार पर हम लोग मैटर को दो वर्गों में बांट दिए। एक वर्ग क्या हो गया ना, कंडक्टर। और एक वर्ग क्या हो गया? इंसुलेटर। कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में। इंसुलेटर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या तो जीरो होगा या तो नेग्लिजिबल होगा। इंसुलेटर में या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी तो इतना कम होगा कि वो किसी काम का विशेष नहीं होगा। अब कंडक्टर को फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर तीन वर्गों में बांट देंगे। एक हो जाएगा सॉलिड, एक हो जाएगा लिक्विड, और एक होगा गैस। देखो, सॉलिड में ओनली इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे जो क्या करेंगे? चार्ज को, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लिक्विड में आयोनाइज हो जाने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और आयन्स भी होंगे। सेम उसी तरह से गैस पहले तो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, जब ये आयोनाइज हो जाता है तब इसमें सब कुछ होता है। तो यानी इसमें भी आयोनाइजेशन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और आयन्स होंगे। ये सब इनके कंडक्टर्स होते हैं। या फिर ये कहो कि फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर वो कौन सा चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तुमसे पूछेगा सॉलिड तो केवल कहोगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिक्विड तो आयोनाइजेशन के बाद आयन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और गैस में आयोनाइजेशन के बाद आयन भी और इलेक्ट्रॉन भी। बात समझ पाए? देखो इसको, तो इसमें सबसे पहला होगा ना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए छोटा आई और बड़ा आई कोई भी तुम यूज कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है, और ये उसका टर्मिनल है। मान लो ये ए टर्मिनल है और ये उसका बी टर्मिनल है। अब इसका थिकनेस को, जैसे कि लंबाई को एल नाम दो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को छोटा नाम दे दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन तुमने काटा है। कोई एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन यहाँ काटा होगा, और यहाँ पे 1 सेकंड पे
कितने चार्ज यानी क्यू, कितने अमाउंट ऑफ क्यू 1 सेकंड में गुजर गया इस छोटे से क्रॉस सेक्शन में, इस जगह का जो वैल्यू आएगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो चाहो छोटा सा क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई इक्वल टू क्यू बाई टी का मतलब इस क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड पे या फिर पर सेकंड पे कितना चार्ज क्रॉस कर गया, उसका जो भी रेशियो होगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ पाए? अब चूंकि आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, इसका यूनिट क्या होगा? एक होगा एसआई निकालते हैं तो कूलम पर सेकंड, इसको हम लोग लिखते हैं एम्पियर, सिंबल होगा कैपिटल ए, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड। अगर पूछे कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा, तो सिंपल बोलोगे कि किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन में, चाहे छोटा हो या जो भी हो, 1 सेकंड पे अगर 1 कूलम चार्ज गुजर जाए तो यानी वहां पे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी बन गया या फिर खो गया या फिर यूज हो गया। बात समझे? देखो, तो चूंकि आई इक्वल टू हमारे पास आया क्यू बाई टी, तो इसका डायमेंशन निकालते हैं। देखो, डायमेंशन के लिए क्या होगा, क्यू है हमारे पास और नीचे टी है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ना सीधा एम्पियर को ही लिखेंगे और या फिर तुम लोग चाहो तो इसको M0 L0 T0, चूंकि एम्पियर है तो उसी में सब है, इसलिए टी को टी मत लिखो क्योंकि उसमें टाइम है नहीं, इस तरह दूर करके छोड़ दो, ये सबसे बेहतर होगा इसके डायमेंशन पर ना। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब आगे चले, अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें वेक्टर के कोई रूल तो होते नहीं है, सिंपल हमारे पास रूल काम करते हैं। जैसे मानो ये हमारे पास एक वायर है, अब सब सोच करो कि यहाँ पे और एक वायर आया, इधर और एक वायर आया, ठीक है, इसे वायर 1, इसे वायर 2 और इसे वायर 3 नाम दो। ये हमारे पास मान लो पॉइंट पी है, इसे नोड नाम दे दो। अब सपोज करो यहाँ 4 एम्पियर है, यहाँ 6 एम्पियर है और यहाँ है 10 एम्पियर। तो बताओ हमारे पास पी पॉइंट पे टोटल एम्पियर कितना होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, जोड़ना है। 4 + 6 + 10 कितना होगा? 20। कोई विशेष रूल नहीं है, स्केलर है, जोड़ दो। बात समझ पाए? देखो, कोई डाउट इतना दूर में किसी को? नहीं? पीछे कोई डाउट? तीनों समझ पाए? सोनू, तुम लोग आगे समझ समझो में? ठीक है, अब चलो। अब देखो इसके कुछ की पॉइंट्स क्या है इलेक्ट्रिक करंट के। सबसे पहला की पॉइंट ये होगा, ह्यूमन बॉडी लगभग इतना ही एम्पियर तक टॉलरेट कर सकता है, इसके ऊपर होने से हम लोग को दिक्कत होता है, जान खतरा चला जाता है इसमें। दूसरा, थंडरिंग होने से इतना अप्रोक्सीमेट चला जाता है,
ठीक है, इतना ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये बस मैंने बताया कि इसके आसपास में हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं 2 टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी मतलब अल्टरनेट करंट होता है और इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट का। अब हमारे पास डायरेक्ट करंट 2 तरीके का होता है, एक स्टेडी होता है और एक वेरिएबल। वेरिएबल डायरेक्ट करंट, देखो पहले हम लोग वेरिएबल को समझते हैं। इस तरह से मान लो हम ग्राफ को बनाए, ये एक्स एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को और ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं मान लो कि यहाँ पे कोई एक अमाउंट है 20 एम्पियर और मैं सीधा ऐसे करके बना दूं, जो भी है ये हमारे पास नेट करंट का ग्राफ है, ऐसे जा रहा है, देखो। अगर ऐसा हम बनाते हैं, इसका मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। अगर देखोगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला चीज। दूसरा, इसका डायरेक्शन फिक्स है, इसका मैग्नीट्यूड देखो हर बार फिक्स है और इसका देखो पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ है। याद है पोलैरिटी मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस को क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। तो ना ही इसका प्लस माइनस हो रहा, सिर्फ प्लस है तो प्लस ही है। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो इस तरह को कहते हैं स्टेडी डीसी या फिर स्टेडी डायरेक्ट करंट कहते हैं। यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलो। अब ये सिचुएशन को देखो, यहाँ पे क्या क्या बदल रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन बदल रहा है और यहाँ पोलैरिटी नहीं बदला है। बस यही बात याद रखोगे ना, वेरिएबल में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो सकता है बदल जाए पर पोलैरिटी कभी भी नहीं बदलेगा। ये सबसे बड़ा खासियत होता है डीसी करंट का, कि उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होता है। बाकी चेंज हो जाए तो वो अलग इश्यूज है उसका। अब डीसी करंट कहाँ कहाँ देख पाते होंगे, डीसी करंट जैसे बैटरी में, ये तुमको तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, है ना, 2 मिनट तुम लोग हो सकता है उसमें तो पहला हम लोग का क्या होगा ना, डीसी करंट में क्या होता है, 2 टाइप का होगा। एक होता है स्टडी डीसी होगा और एक क्या होगा, वेरिएबल डीसी। ये जो वाई एक्सिस है ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो यहाँ पे 20 एम्पियर है, देखो करंट इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो हर समय सेम है और पोलैरिटी हमेशा पॉजिटिव तरफ है, यानी इसका चेंज नहीं हुआ पोलैरिटी। तो ये स्टडी डीसी करंट हुआ। अब वेरिएबल डीसी में देखो ध्यान से, तो करंट बदल रहा है, यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोलैरिटी अब भी चेंज नहीं हुआ। प्लस है तो प्लस में ही है, माइनस में कभी नहीं गया है। तो इस तरह को कहते हैं वेरिएबल डीसी। अब ये हो गया हमारे पास एसी करंट। एसी में देखो किसी एक पॉइंट का देखो, यहाँ इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग, पोलैरिटी अलग, और यहाँ का देखो तो मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग और पोलैरिटी अलग। इस तरह के करंट को कहते हैं एसी करंट कहते हैं। बात समझे? चलो अब आगे देखो, ये हमारे पास एक कंडक्टर था। अब इस कंडक्टर में एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने बना दिया। मान लो यहाँ पे dt टाइम लगा होगा dq चार्ज को ट्रेवल करने में। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि इस बार हम लोग के पास हमने क्या लिया है,
ना आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू डी टी। ये डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी। अब सपोज करो कि मैं अगर इसका थोड़ा सा और बढ़ा देता, तो इतना क्रॉस सेक्शन में कुछ एक टाइम में, यहाँ पे मान लो टाइम 0 सेकेंड से या कुछ टाइम तक हमारे पास कितना चार्ज हुआ होगा, तो हम लोग करेंगे इसे इंटीग्रेट 0 से टी टाइम या फिर t1 से टी टाइम। इस तरह से हम लोग नेट चार्ज निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो अगर बोले करंट हमारे पास 10 एम्पियर गुजरा है, इस पॉइंट से शुरू करके इस पॉइंट तक पहुंचने में उसे 10 सेकंड लगा सपोज करो, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक नेट चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज। सो Q इक्वल टू 0 टू 10, हमारे पास डी क्यू के पहले क्या पुट करेंगे, आई इंटू डी टी। आई कितना लिए हैं 10 और डी टी 10 बाहर, तो देखो कितना हो जाएगा 100 कूलम। यानी यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ट्रेवल किया ना, 100 कूलम चार्ज ट्रेवल किया। बात समझे। चलो अब दूसरा, देखो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्योंकि क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। तो देखो आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई बाई टी, ओनली मैग्नीट्यूड लिखे। इस चीज को अगर हम लोग ऐसा करें, अगर बाई चांस सपोज करो ना, यहाँ पे इसको ऐसे रखा और एक तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से कि मान लो ये जो थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, यहाँ पे 10 का पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहा है। एज्यूम करो कितना ना 5 सेकंड, कितना इलेक्ट्रॉन गुजर गया, 10 का पावर 5 इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड। तो बताओ यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा, कैसे निकालोगे। एन ई बाई टी, एन कितना हो गया 5, ई का वैल्यू कितना होता है और टाइम कितना दिए है 5 सेकंड। तो देखो 1.655 इंटू -14, इसको ये करो, तो देखो 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, नहीं 5 तिया 15 होगा ना, 5 तिया 15, एक 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 15 है। इस तरह से अगर तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज टाइम दिया रहे तो तुम करंट निकाल सकते हो। चेक करो। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखें। मान लो ये हमारे पास है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे बोले कि कोई एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स जब गुजर रहा है तो इसको 10 सेकंड का समय लगा। तो बताओ यहाँ पे कितना एम्पियर करंट क्रिएट हुआ। तो सिंपल आई इक्वल टू एन ई बाई टी, एन कितना है 6, ई का वैल्यू और टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकंड। तो इस 10 को यहाँ से काटो, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -14 एम्पियर होगा। इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन